परेशानियां तब आती हैं जब हम कोई चीज़ ना भगवान से जिद करके मांगते हैं। तो उसने गरीब पैदा किया तो गरीब ही रहो। जितने भी सेलिब्रिटीज लेवल के लोग होते हैं उन लोग का थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होता है। Okay. तो इसीलिए उनका सेक्स चक्रा भी बहुत एक्टिवेट होता है। फिर उस केस में जो हैंडल नहीं कर पाते वो स्कैंडल्स में फंसते हैं। यू आर नॉट मेडिटेटिंग। हाँ। बस सिर्फ आपकी लाइफ में 3 चीज़ें सही हैं। अगर आप इन चीज़ों को लाइफ में बैलेंस कर लोगे ना तो फिर पूरी प्योरिफिकेशन है आपके अंदर। हमारी एक फिजिकल बॉडी है, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो वो हमारी एनर्जी बॉडी पे पहले आती है। उसको फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, क्यों राजा महाराजा और राजमहल में ही पैदा हुए? क्योंकि एक प्रैक्टिस याद रही, one thing that I should be doing. And Papa passed away while me doing that. And after that I never touched it. Hi, welcome to Flirting with the Fish. This podcast is with Sumiti Malhotra. She's a spiritual healer, a self-learner, and a deeply passionate person to heal others. I hope you like it. हीलिंग क्या होती है? क्या सबको हीलिंग मिल सकती है? आप हील हो रहे हो या नहीं, कैसे पता चले? या आपको हीलिंग की जरूरत है या नहीं, ये कैसे पता चले? हीलिंग बेसिकली हमारी एक फिजिकल बॉडी है, उसके साथ हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। दे गो साइड बाय साइड। तो जैसे एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर खराब होगा, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आएगी, हार्डवेयर खराब होगा, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगी। तो दे बोथ गो पैरेलल। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो वो हमारी एनर्जी बॉडी पे पहले आती है। उसको फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हम उसको एनर्जी बॉडी पे हील कर लें तो हम अपनी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट कर गई है तो स्टिल वी कैन डू द हीलिंग प्रोसेस। उसमें देयर आर चक्रास ऑन द एनर्जी बॉडी, जो हमारी मेरिडियन है, चैनल्स हैं, उससे कनेक्ट है वो सारा। बिल्कुल। और हर चक्रा हमारे एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। सपोज देयर इज अ क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा में हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, सारा ब्रेन का फंक्शन है, वो सारा वो कंट्रोल करता है। देन वी हैव दिस फोरहेड चक्रा। नहीं, दिस इज अजना चक्रा। अच्छा, दिस इज थर्ड आई क्राउन चक्रा। ये हुआ, क्राउन इज दिस, फोरहेड इज दिस। अच्छा, this. अजना चक्रा इज हियर, Okay. between the eyebrow. So forehead का क्या Forehead is like connected to your entire nervous system. अच्छा, तो आपके नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका फोरहेड चक्रा या तो वो डर्टी होगा, डिप्लीट होगा या कंजस्टेड होगा, व्हाटएवर एनर्जी वहाँ पे डिस्टर्ब होगी। ओके। अजना चक्रा भी बेसिकली हमारा वो ज़्यादातर आईज वगैरह से कनेक्टेड होता है। आई इश्यूज होते हैं तो अजना इफेक्ट करता है। और अजना इज बेसिकली द सीईओ ऑफ द होल बॉडी। वो सारे चक्रास को बैलेंस करता है। ये वाला बिंदी जिस पे हम लगाते हैं। तो अगर ये हार्मोनाइज है तो ये काफी हद तक दूसरे चक्रास को भी अच्छे से बैलेंस करता है। अच्छा, ओके। तो इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज बेसिकली द विल सेंटर ऑफ द बॉडी। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमारा विल पावर, फोकस, कंसंट्रेशन अजना में होता है। अच्छा, विल पावर, फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ, अंडरस्टैंडिंग इन एवरीथिंग। सो लॉजिकल understanding also? Yes, logical understanding comes through your throat and through your throat, basically logical. Forehead, logical is through throat. अच्छा. Forehead से हम लोग का बुद्धिक consciousness activate होता है, intuition powers, forehead और crown से। दोनों से। हाँ, forehead is lower बुद्धिक consciousness and crown is your higher बुद्धिक consciousness। ठीक है, एनर्जी वहां से हम सबसे पहले रिसीव करते हैं। फोरहेड इज लाइक कि सपोज आपके सामने एक एलिफेंट है, ठीक है, आपकी आईज क्लोज हैं बट आप टच करके उसको देख रहे हो, उसके बॉडी पार्ट्स को, आपको पता चल रहा है कि ये एलिफेंट है। लेकिन क्राउन से यू कैन डायरेक्टली सी, हाँ दिस इज एलिफेंट, यू डोंट हैव टू टच। वो और ज्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग है उसमें। देन यू कम टू योर थ्रोट। थ्रोट में हमारा सारा वही फूड पाइप, ट्रेकिया, एसोफेगस, सारा आपका वॉइस बॉक्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये सब है आपके, ये उनको कंट्रोल करता है। और ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग को, हमारा सारा इंटेलिजेंस जितना भी होता है ना वो थ्रोट के थ्रू आता है। कम्युनिकेशन तो है ही है, क्रिएटिविटी एंड ऑल, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें। अच्छा, बट इंटेलिजेंस भी है।
एंड सेक्स चक्रा इज कनेक्टेड टू योर थ्रोट चक्रा. अच्छा, हाउ? बिकॉज क्रिएटिविटी जो होती है वो थ्रोट और सेक्स ये कनेक्ट होता है. इट्स लाइक अ सिस्टम. इट्स मेंट टू बी लाइक हाँ, दैट. इट्स मेंट टू बी लाइक दिस. ओके. तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि हमको उस एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट करना है अपर चक्रास पे, ताकि हम उसको हायर उसमें यूज कर सकें, बैलेंस ला पाए. प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकें. किसी भी कोई भी एक चक्र अगर ज्यादा एनर्जाइज्ड होगा तो नहीं काम अच्छा रहेगा. दैट्स व्हाई द बैलेंस इज बिकॉज इम्पोर्टेंट. हर चक्र आपस में कनेक्टेड है. फ्लो हम्म. चल रहा है ना एनर्जी का, तो कहीं भी फ्लो डिस्टर्ब होगा तो वो बाकी सबको डिस्टर्ब करेगा. करेगा ही करेगा. सो थ्रोट, फिर उसके बाद देन हार्ट हार्ट चक्र. चक्रा. हार्ट चक्रा इज कनेक्टेड टू योर थाइमस ग्लैंड, योर लंग्स. ये फिजिकल हो गया. एंड अदरवाइज उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन है. वहाँ कंपैशन है, काइंडनेस है, ग्रैटिट्यूड है, लव है, पीस है. तो वही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, फिर उनका हार्ट चक्रा थोड़ा सा इफेक्ट होता है. तभी लोगों को ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पकड़ के रखते हैं. देन योर सोलर प्लेक्सस बिटवीन द रिब्स, यहाँ पे लोअर, तो उसमें आपके लोअर इमोशंस भी होते हैं. लोअर इमोशंस मतलब फियर, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड, एंगर. These are all lower emotions. The not so nice things. Okay. तो उसको फिर आपको क्लीन करके कैसे हायर इमोशंस में कन्वर्ट करना है. जैसे फियर की जगह उसका ऑपोजिट आप करेज आप डेवलप कर सकते हो उसमें. और कहीं ना कहीं फिर वो हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करता है. सोलर एनर्जी पंप करेगा तो. देन कम योर नेवल. नेवल इज ऑल कनेक्टेड टू योर इंटेस्टाइन्स. वो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा है. सोलर प्लेक्सस बेसिकली आपके सारे ऑर्गन को भी देख रहा है. अच्छा. सारा ऑर्गन सिस्टम जितना आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, वो सब आपका सोलर. हाँ, ये पूरा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स है वो सोलर सारा हैंडल करता है. तो सोलर माल फंक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो डाइजेशन पे असर, पैनक्रियाज, ऑल. नेवल में इंटेस्टाइन्स आ गए आपके, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स. साइकोलॉजिकली देखें तो नेवल का फंक्शन है इंस्टिंक्ट है वहां पर, आपकी गट फीलिंग. हाँ, इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग आपकी नेवल से आती है. तो नेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए. चक्रा हीलिंग है. सो एक हो गया कि आपको लाइक अ गुड हेल्थ, एक बेसिक आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, अच्छा खाना, अच्छा सोना है, ये वाले हो गए. तो उस तरह से हुआ कि हमें सबको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो आप उसको हेल्दी रखें. और एक है कि आप नहीं कर सकते तो आप किसी हीलर के पास जाते हो करने के लिए. बट खुद लाइक से हीलर के पास जाना पे तो हम बहुत कुछ समझना है मुझे उसमें, बट सेल्फ लेवल पे हम अपने चक्रास को कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं? इंस्ट्रक्टिव हीलिंग्स होती हैं, वो कर सकते हो आप. मतलब यू कैन इंस्ट्रक्ट योर चक्रास टू गेट क्लीन एंड एनर्जाइज. Really? Yes, they listen to you. Can instruct? हाँ, इवन आप बेसिक का भी कोर्स करने जाओगे ना, बेसिक लेवल पे भी, तो आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन हीलिंग सिखाई जाएगी, सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी सबसे पहले. Like you talk to your chakra and you instruct. हाँ, you can talk to your organs also. आप अपने ऑर्गन्स को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप अपने चक्रास को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ओके, कैसे करना होता है? जस्ट गिव देम इंस्ट्रक्शन, उनको प्रोग्राम करो, दैट्स इट. जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं वैसे. जस्ट रात को सोने से पहले उनको बोल दो क्लीन 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 एंड देन चार्ज योरसेल्फ, एनर्जाइज. दैट्स इट. लाइक यू टॉक टू ईच चक्र ऑफ योर्स एंड से हील. इतना सिंपल है. सिंपल है, बट वही है ना, उतनी प्योरिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना आपके अंदर. उतनी प्योरिफिकेशन है आपके अंदर, तभी तो वो प्रोग्रामिंग आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे. बेसिकली देखो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप यू आर नॉट मेडिटेटिंग एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बस सिर्फ आपकी लाइफ में 3 चीजें सही हैं: राइट वर्ड्स, राइट थॉट्स एंड राइट एक्शन. अगर आप इन 3 चीजों को लाइफ में बैलेंस कर लोगे ना, तो फिर पूरी प्योरिफिकेशन है आपके अंदर. राइट वर्ड्स, राइट थॉट्स, राइट एक्शंस. सो वर्ड्स इसको वो बोलो जो सही है, बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो, किसी को हर्ट मत करो, क्योंकि शब्द जो एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते. शब्द में पावर होती है, बहुत पावर होती है. बिल्कुल, ये तो अनडिनाइबल. थॉट्स भी आपके प्योर होने चाहिए. थॉट्स प्योर होने चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए. अपने काम से काम रखो, अच्छा सोचो, अपना करो. वो थॉट्स हो गया. एंड राइट एक्शंस. कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जो आपको भी पता है कि वो गलत है.
किसी का नुकसान हो रहा है, नुकसान या कर रहे हो या कोई कुछ कर रहे हो। आपको ज्यादा ग्रीड हो जा रही है, ज्यादा ही आपको चाहिए, वो सब इनकरेक्ट है। यही पूरी लाइफ है बस, एब्सोल्युटली यही है बस, यही है। यही फॉलो करना है हमें बस। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी आपकी लाइफ अलाइंड है पूरी अच्छे से। हमें हीलर्स के बारे में पता नॉर्मली वर्ड ऑफ माउथ से चलता है ना, वो मतलब किसी को किसी से कुछ अच्छा अवेयरनेस अभी इतनी है नहीं है लोगों नहीं। का, बट मुझे डेफिनेटली आपका पॉडकास्ट हेल्प करेगा कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी इस चीज, क्योंकि अभी भी हम लोगों को आज भी बात करते हैं ना कि लोग पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आई एम अ हीलर, हीलर और व्हाट काइंड ऑफ हीलर, व्हाट डू यू डू, कैसे होता है, ये क्या होता है। जैसे एक्सेस बार का ही मैं आपको बताऊं, एक्सेस बार इज अ वेरी न्यू मोडालिटी। एक्सेस एक्सेस बार कॉन्शियस, ACCESS ESS, Okay. एक्सेस बार कॉन्शियसनेस। क्या होता है? देयर आर बेसिकली 32 पॉइंट्स इन योर हेड एरिया। ठीक है, हर पॉइंट हमारी लाइफ के किसी एस्पेक्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है। कोई मनी का पॉइंट है, कोई हीलिंग का पॉइंट है, कोई लाइफ फॉर्म्स का है, कनेक्टिविटी का है, कोई कनेक्शंस का है, डिफरेंट डिफरेंट देयर आर 32। जस्ट इन द हेड। यस, जस्ट इन द हेड सो ये एरिया, बाकी के चक्रास तो एक अलग चीज हो गई, ये जस्ट इन द हेड, जस्ट इन द हेड। सो इट्स कनेक्टेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हाँ, ओके। तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत स्लाइटली से उन पॉइंट्स को प्रेस करना होता है फिजिकली आप टच करते हो एक्सेस बार इज अ फिजिकल सेशन, यू Right. कांट डू इट ऑन रिमोटली। हाँ, यू कांट डू इट ऑफलाइन और डिस्टेंस, तो मैं at a आपके distant सामने level. लेटी होंगी और आप उनको टच करके आपको फील होता है वो बार्स रन करती हैं तो आपको सेंस होता है वो अपने हाथ से। कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसमें, जस्ट विद योर हैंड। हाँ, जस्ट, और इवन आपकी बॉडी को भी वो सेंसेशंस फील होंगी, कहीं ना कहीं पेशेंट भी रिएक्ट करता है उन पर। तो जब आप टच करते हो बार्स में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स की राउंड शेप होती है। धीरे धीरे हमारे लाइफ में जब पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट होते हैं, सपोज बचपन से लेके पता नहीं लोगों ने कितना भर दिया हमारे दिमाग के अंदर, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रात को हमें कंघी नहीं करनी चाहिए, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो कि ठीक है, उस टाइम पे वो वैलिडेटेड थी, बिकॉज पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बहुत चीजें नहीं थी, इतना रिसोर्सेज नहीं थे हम लोग के पास, उस समय के हिसाब से वो प्रैक्टिकल थी। लेकिन अब समय बदल गया है, तो समय के साथ चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे अंदर जब क्रिएट होते हैं, या कोई डिजीज एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो वो सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो बार्स क्या करता है, बार्स मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आपकी हीलिंग करता है। वो अंदर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आपके अंदर पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको पूरा इरेज करेगा और उसको आपकी बॉडी से डिटॉक्स करेगा। और वो सेल्स धीरे 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 फिर अपनी शेप में वापस आने लग जाते हैं। बट कैसे? टेक्निक है वो तो एक्सपीरियंस करने से ही आपको पता चलेगा कि कैसे। I have to experience this. You have to. Absolutely. मतलब It's amazing. मतलब मैंने बार सीखने से पहले खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया था ये। करवाया था मतलब। हाँ, मैंने खुद बार्स अपने रन कराए थे, एंड आई फेल्ट सो चेंज इन माय बॉडी कि मुझे ना तब मुझे एक तो बार्स के बाद ना सबकी बॉडी अलग अलग सिम्टम्स देती है। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। किसी को बहुत हेडेक होगा, किसी को बॉडी पेन्स होंगे, किसी को लूज मोशंस हो जाएंगे, निकल रहा होता है ना। somebody wants to go to a frequent मतलब यूरिनेशन हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग, किसी को फीवर आ रहा है, मतलब स्लाइटली ऐसे नहीं कि एकदम आप बीमार पड़ गए और बिस्तर पर ही बैठ गए, निकलने का कोई तरीका तो बनना पड़ेगा। कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो मुझे मेरा डिटॉक्सिफिकेशन था, 1-2 दिन थोड़े लूज मोशन हुए, लेग्स में थोड़ा पेन वगैरह हुई। उसके बाद मैं जब मेडिटेशन करने बैठी ना, मुझे एक क्लियरेंस फील हुई अपने अंदर कि जैसे मेरी मेडिटेशन इतनी अच्छी हो रही है, रास्ता साफ हो गया जैसे वो हीलिंग्स बहुत अच्छी होने लग गई। तो मुझे लगा कि समथिंग इज देयर। देन फिर मैंने धीरे धीरे क्लाइंट्स के ऊपर किया, तो वहां से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। घर में भी सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, वहां से भी रिजल्ट्स आए। मेरे हस्बैंड तो अभी रेगुलर सेशंस ले ही रहे हैं, खैर उसका
तो उनका भी काफी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और हाँ, हेल्थ मैं वही वाइज भी पूछना चाह रही थी कि रिजल्ट्स को कैसे समझें कि किस तरह के रिजल्ट। रिजल्ट्स में बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व द एनर्जीज, ओके, क्योंकि एनर्जीज इतनी सटल होती है ना कि कई बार वो दिखती नहीं है, समझ में नहीं कि आती बहुत है। बड़ा नहीं होगा कुछ। हाँ, बहुत बड़ा नहीं होता, हम्म, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको। यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर लाइफ धीरे धीरे। और कोई इतना मैजिकल तो है नहीं कि रातों रात कुछ हो जाएगा। 20 साल का कोई ट्रॉमा अपने अंदर लेके बैठा है तो उसको थोड़ा टाइम गया लगेगा भी तो हील होने 20 में। साल से उतना हाँ, बड़ा हुआ है लोगों तो को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कैसे होते हैं, होगा। लोग कहते हैं हम हील नहीं हो रहे। हील क्यों नहीं हो रहे? एक तो रिसेप्टिविटी नहीं है, या तो क्लाइंट की या पेशेंट की, आप एनर्जीज को रिसीव नहीं कर रहे हो, या फिर हीलिंग में और उसमें एक देयर इज अ लैग टाइम। फिजिकल बॉडी को हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मैनिफेस्ट होने में एनर्जी से हाँ, फिजिकल पे आने में। एनर्जीज को फिजिकल लेवल पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो देयर इज अ लैग टाइम। उसके बाद एनर्जीज बहुत सटल होती है, वो धीरे धीरे अपना काम करती हैं, वो कर रही हैं लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। कहीं पता ना नहीं कहीं चल रहा आपको। कहीं ना कहीं आपका कार्मिक इतना वो है जबरदस्त की उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है आपको हील होने में। प्लस अच्छा, मल्टीपल सेशन चाहिए, एक दो सेशन में काम नहीं नहीं चलेगा, होगा। तो मल्टीपल सेशन की जरूरत है, मे क्योंकि बी वो हो जब सकता है। तक एक बार में नहीं पूरा क्लीन हो सकता। हम्म कोई भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ये थोड़ी ना है कि वो एक गोली से सब कुछ ठीक हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। या अभी एक क्लाइंट के जैसे बार्स रन किए थे, तो अभी 2 ही सेशन दिए थे उसको। देन नेक्स्ट डे शी वाज लाइक कि वो इवन ये मोबाइल को भी नहीं उठा पा रही थी अपने हाथ में, उसकी पूरी बॉडी में इतनी पेन्स हो रही थी। सेशन की वजह से। ओके, उसने कोई जिमिंग नहीं किया, कोई वर्कआउट नहीं किया। इट्स जस्ट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। तो इट्स लाइक कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, यू हैव टू टेक मल्टीपल सेशन। बॉडी टेक्स द टोल ना। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब हीलिंग जब शुरू होता था, आई थिंक द फर्स्ट टाइम द हीलर दैट आई रियली 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 सरेंडर टू, सो उन्होंने एसआरटी करा था, एंड ये ड्यूरिंग दीज एक्सीडेंट्स ओनली। एंड मैंने उनको बोल दिया और भूल गई मैं, मतलब भूल गई कि मतलब ओके अब तो वो देख रहे होंगे। एंड दिस वाज फर्स्ट इंसिडेंट। और वो आई थिंक दैट नाइट मेरे में एनर्जी थी ही नहीं, like and for no rhyme or reason, कोई explanation नहीं है। मैं it was just like I could clearly feel कि मैं in the few seconds drain out हुई हूँ, किसी ने हवा निकाली है मेरी बॉडी की। और मेरी बेटी इतनी छोटी थी तो you know जो सारा मदरहुड होता है, बट मैं देख रही हूँ सब कुछ और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। I was like completely fuelless एकदम। और वो क्लियरली वो अनदर लेवल था। इट वाज नॉट कि मेरी फिजिकल टायर्डनेस और एनीथिंग। आप खाली हो जाते हो ना अंदर से, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। नहीं, उससे पहले ये पेनफुल वाला था। रिलैक्स तो उसके बाद हुई। दिस वाज हेल्पलेसनेस। दिस वाज लाइक कि आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी एंड आई कैन डू नथिंग। में कोई ताकत नहीं थी। लाइक इट वाज जस्ट दैट ड्रेन। फिर मैंने उनको पूछा, मैं आर यू डूइंग समथिंग? तो नहीं, दिस वाज द फर्स्ट। तब मैं स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लेती थी, यू नो, कि लाइक क्योंकि क्या हुआ तो मैं मतलब आप तो पता ही है। बट तब मैं उन्होंने पूछा आर यू डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। एंड देन शी डिडंट रिस्पॉन्ड। नहीं, उन्होंने कुछ कहा, समझ आया करके। पर उसके बाद देन नेक्स्ट मॉर्निंग ऑनवर्ड्स लाइफ हैड चेंज्ड। चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो फिर सब हील हो सकते होंगे? डेफिनेटली सब हील हो सकते हैं, क्यों नहीं हील हो सकते? कोई भी चीज हील हो सकती है, किसी भी लेवल की, अगर हाँ। आप तैयार हो तो। पर कोई तभी जाएगा किसी हीलर के पास जब वो तैयार होगा, है ना। तो मैंने ऐसा भी बहुत लोगों को मैंने मिला है कि वो गए हैं हीलिंग के लिए और फिर उनका नहीं वर्क करा। तो लेट्स से कि वो रेडी नहीं थे, तो मे गए क्यों? बी कार्मिक इतना जबरदस्त है कि उसको बहुत टाइम लगेगा हीलिंग होने में, या कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो वो गलत कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रोसेस में वो हिंड्रेंस आ रही है। तो बट वो गए क्यों, स्टार्ट ही क्यों किया उन्होंने वो प्रोसेस? आउट ऑफ क्यूरोसिटी कई लोग करते हैं, कई लोग दूसरों के फैमिली प्रेशर में आके करते हैं। ये हो सकता है, लेकिन वो हाँ। इंटरनली कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी नहीं होती है। इंटरनल रिसेप्टिव जिसको इंटरनल रिसेप्टिविटी होगा ना, वो कैसे भी आएगा वक्त निकाल के, वो कैसे भी आप तक पहुंचेगा और आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेगा।
क्योंकि हमें पेशेंट का भी कोऑपरेशन पूरा चाहिए साथ में। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे चीजें करो अपनी लाइफ में और आप उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो तो कैसे फिर होगा? कैसे काम होगा फिर? वो तो पॉइंटलेस है। हम्म, नो, बट यू राइट, आई थिंक आई गॉट माय आंसर कि सही बात है कि जब जो लोग जाते हैं और फिर कहते हैं इट डिडंट वर्क फॉर मी, वो रेडी नहीं होते हैं और वो गए, मैं हमेशा सोचती हूँ, तो फिर रेडी नहीं रेडी होते थे तो नहीं गए है क्यों या थे? बिलीफ सिस्टम नहीं है, या फिर कार्मिक इतना जबरदस्त है कि अभी वो हील नहीं होना चाह रहा, अभी उसमें टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं। कार्मिक कितना जबरदस्त है कि वो हील नहीं होना चाह रहा, डेफिनेटली वो कार्मिक इतना है कि उसको टाइम लगेगा अभी। बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वरना स्टार्टिंग पॉइंट इज रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रिसेप्टिविटी स्ट्रांग है तो आप अपने कार्मिक को भी तो धीरे 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 कम कर सकते हो ना, उसके नेगेटिव कर्मास को भी। अपने नेगेटिव कर्मा को तो भगवान भी नहीं हटा सकता, वो तो जो आपका कार्मिक है वो तो आपको फेस करना ही है। हाँ, ये है कि इतना बड़ा दुख है तो आप उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो कि वो जल्दी जल्दी हील हो जाए। बट ये हमारी इतनी सारी मोडालिटीज क्यों हैं? व्हेन हीलिंग इज हीलिंग, हील ही होने से मतलब है ना, तो तरीके इतने 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 सारे क्यों हो गए हैं? क्योंकि धीरे धीरे न्यू मोडालिटीज इसलिए आ रही हैं कि वो और इम्प्रूव होके आ रही हैं। अच्छा, बेटर वे में और इजी वे में इम्प्रूव होके आ रही है। तो कौन बनाता है मोडालिटीज को? इंट्यूशन आती है कहीं ना कहीं से, या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। बहुत ज़्यादा स्टडी किया आपने उन चीज़ों पे। जैसे एक्सेस बार के बारे में मैं बात करूँ तो गैरी डॉगलस इज़ अ फाउंडर ऑफ बार्स, ही इज़ इन अमेरिका। तो उनको इंट्यूशन आई थी इस चीज़ की, कहीं ना कहीं उन्होंने कनेक्ट किया था कि हाँ, देयर आर 32 पॉइंट्स ऑन योर हेड एरिया, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ। तो फिर उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने देखा हाँ, चेंजेस तो आ रहे हैं, रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। हीलर बनना आप चूज करते हो एज अ सोल कि आई वांट टू हील, या इट्स गिवन टू यू? आप ही चूज करते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। सोल सब कुछ चूज करती है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हम लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सपोज हमारे पिछले इनकारनेशन में हमने कुछ गलत काम किए हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारी हाजिरी लगती है जहाँ भी कोर्ट में, तो आउट ऑफ गिल्ट ना उस टाइम पे हम चूज कर लेते हैं, ठीक है आप हमें ये पनिशमेंट दे दो, हम लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर आप उसके क्वेश्चन ढूंढते रहते हो, वाई मी, बिकॉज खुद चूज किया होता है कहीं ना कहीं वो, या हम याद थोड़ा ना रहता है। खुद ही हम उस चीज की ओथ लेके आए होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और वो अनकंफर्टेबल तो होता ही है, अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पाथ हमने ही चूज किया होता है अपने लिए खुद ही। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो थोड़े गलत रहे हों, वायलेंस काइंड ऑफ, तो हमने इस जन्म में चूज किया कि हम हील करेंगे लोगों को ताकि हम अपने उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर सके, डेबिट क्रेडिट को क्लियर कर सके, बराबर कर सके। सो लेट्स लर्न दिस कि अगर आज की लाइफ में अगर किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? शादी नहीं हो रही है, या शादी है बट ठीक नहीं चल रही है, खुश नहीं हो आप, या बिटवीन भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, पेरेंट्स, इन लॉज, पेरेंट्स एज बच्चा एंड पेरेंट्स, कितने रिलेशनशिप ही तो दुनिया है हमारी सारी। अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस्ड आउट है, तो मतलब उन्होंने किसी जन्म में आपने परेशान किया होगा। डेफिनेटली। तो अब आप परेशान हो रहे हो। वो होते ही आपके सोल ग्रुप्स के ही लोग होते हैं, बट वो आपके ही कार्मिक को क्लियर करने आए हैं और कहीं ना कहीं वो आपको इवॉल्व करने में हेल्प ही कर रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हो। वो एक चैनल है कि उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस करोगे लिबरेशन। आज आप परेशान हो रहे हो, आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में जीते रहोगे, आपको कैसे एक्सपीरियंस होंगी चीजें लाइफ में, या कैसे आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में। एक शेल है, उस कंफर्ट जोन में जी रहे हो, मजा आ रहा है, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कैसे इवॉल्व करोगे लाइफ में आगे। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में ये बाकी सोलमेट्स हमारी हेल्प करते हैं। डेफिनेटली। मैंने अपनी लाइफ में तो एक्सपीरियंस किया है। हाँ, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। मतलब वरना उन इंसानों का वहां पे होने का कोई मतलब नहीं है। था, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, देयर वाज सम डीप कनेक्शन।
डीप कनेक्शन एज एन उन लोगों के साथ था जो मुझे इतने लेसन्स लाइफ में दे के गए या मेरे अंदर इतनी पेशेंस डेवलप करके गए। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। किसी ने कोई हीलिंग नहीं एक्सपीरियंस करी है कभी सेल्फ में भी अदर से हेल्प अस कि आपने आपके सामने किस किस तरह के सिचुएशंस लेके लोग आए हैं और क्या हुआ उसमें बदलाव? नो नेम्स, नो नो डिटेल्स। दैट तो या ठीक है। अगर फिजिकल हीलिंग्स के बारे में देखा जाए तो बहुत तरह के केसेस आए हैं। कैंसर पेशेंट्स हैं। एक मेरी कैंसर पेशेंट थी, उनका मैंने पूरा 1 साल तक हीलिंग किया था। तो ऐसा नहीं है मैं कह सकती कि मैं कैंसर पेशेंट को हील कर दूंगी और वो सरवाइव कर जाएंगे। हाँ, ये होता है कि वो उनकी जर्नी में हेल्प बहुत करती है हीलिंग्स। जैसे कि कैंसर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था बॉडी से, देयर वाज नो कैंसर इन द बॉडी। और वो हीलिंग्स ने उनकी ये हेल्प की कि वो खुद से उठने लगी, खुद नहाने लगी, अपने काम करने लगी, मंदिर जाने लगी, अपना खाना खुद बनाने लगी। तो शी वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। वो इतना करने लगी थी, फंक्शन करने लग फंक्शन गई। करने लगी थी उनकी बॉडी। तो ये हीलिंग से ये हेल्प हो जाती है लोगों को बहुत ज़्यादा। एंड एक मेरी सीनियर ने जैसे हीलिंग्स की थी कैंसर पेशेंट की, तो उनके जब शी एक्सपायर्ड तो उनके बेटे उनके पास आए थे। तो उन्होंने ये बोला कि थैंक यू सो मच मैम, आपकी हीलिंग से ना जो लास्ट में मम्मा को जो पेन था ना, दैट पेन वॉज रिड्यूस्ड, कि वो इतना डिस्कम्फर्ट से नहीं गई। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प कर देती हैं आपको कि इतना डिस्कम्फर्ट आपको फेस नहीं करना पड़ता। फिर थोड़ा हल्का हो जाता वो हल्का हो जाता है। प्लस और ऐसे तो बहुत केसेस हैं। अभी एक मेरा अभी जो रिसेंटली केस चल रहा है दैट इज़ द यूटीआई का केस है। उनमें उनके फादर बहुत ही फ्रीक्वेंटली ना हॉस्पिटलाइजेशन होती थी। वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा था, बार बार आफ्टर एवरी 20 days 1 month फिर हॉस्पिटलाइजेशन। देन ही स्टार्टेड टेकिंग हीलिंग्स फ्रॉम मी। तो वो धीरे धीरे उनका बॉडी रिकवर किया। अब इट्स लाइक फ्रॉम लास्ट 1 year अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड। तो सो ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा था, अब करने लग गया। हाँ, अब इफ़ेक्ट करने लग गया। तो अब ये है चैनल कि खुल गया हाँ, कुछ। चैनल खुल गया वो कुछ। पैसा भी एक चीज है हाँ, कई जो बार माइंड में आता है लोगों के। हुँ, मुझे बाहर का पता नहीं कैसे है, इंडिया के बाहर का, बट इंडिया में एक ये अजीब सी एक धारणा है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कोई हीलिंग कर रहे हो हुँ, या एनजीओ चला रहे हो या हुँ। सोशल वर्क कर रहे हो या कोई चीज जो आप कह रहे हो कि आपकी हेल्प होगी उससे, तो उसको लोग फ्री में सुनना चाहते हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है ये तो फ्री वाले काम है जो आप पैसे लेके कर रहे हो। हाँ, हुँ। ये मतलब मुझे ये ऐसा तो लगता है आउट कि ऑफ बस एक आपको सर्विस देनी है, आप वो प्रोवाइड कर रहे हो हमें। बट हाँ, ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं पता ना कि कितना एफर्ट लग रहा है हीलर का पीछे। हाँ, क्योंकि एक हीलिंग करने के लिए मुझे भी तो 1-2 घंटे का रोज़ का जो प्रोसेस है अपना, डेली की प्रैक्टिस है, वो मुझे करनी ही करनी है। उसके बिना मैं हीलिंग नहीं कर सकती। हम्म, कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद भी फॉलो खुद, करनी पड़ती हैं। देखो, राम भगवान है, हम्म, कृष्ण भगवान है, हम्म, ठीक है? वो क्यों राजा महाराजा और राजमहल में ही पैदा हुए? हम्म, क्योंकि जब आपके पास एक पैसे का पावर आ जाता है, तो आप ना आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आ जाती है उन चीज़ों को लेके। सैटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है। सिक्योर हो जाते हो आप आप। सिक्योर हो जाते हो। हम्म, जब आपका सैटिस्फैक्शन लेवल आता है ना लाइफ में, तभी आप इवॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ आप उन चीज़ों में ही फँसे रहोगे। यार बेसिक नीड्स पूरी करनी है, कैसे करें? तो वो हम्म, टेंशन वही सब माइंड में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि मनी भी एक एनर्जी है। बिल्कुल। प्रॉस्पेरिटी से जब तक आप पूरी तरह फुलफिल नहीं होगे ना, तो फिर आप कैसे बाहर निकल के लोगों की हेल्प कर पाओगे जब आपका माइंड खुद ही स्ट्रेस फ्री नहीं खुद ही होगा। आपको दाल रोटी में आप हुँ। घुसे हुए हो। आज आप चैरिटी करना चाह रहे हो, आप हेल्प करना चाह रहे हो, सर्विस करना चाह रहे हो लोगों की, तो भगवान आपको समर्थ बनाएगा, तभी तो आप कर पाओगे ना वो लोगों की हेल्प आगे जाके। तो मुझे हम्म, लगता है कि पहले खुद को इतना सेटल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप आगे निकल पाओगे लाइफ में। जैसे एयरक्राफ्ट में बोलते हैं ना, फर्स्ट वेयर योर ऑक्सीजन हुँ। मास्क। वो कंटेंटमेंट ना फिर कहीं न कहीं लाइफ से सैटिस्फैक्शन तभी आती है जब आप उन चीज़ों को फुलफिल कर लेते हो अपने ज़िंदगी में, उनको अचीव कर लेते हो। बहुत मतलब जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, देन वन ऑफ माय फ्रेंड शी गाइडेड मी कि व्हाई डोंट यू ट्राई हीलिंग एंड ऑल दीस थिंग्स। मैंने एकदम से रैंडम हाँ, बोला। रैंडमली शी वाज एट माय प्लेस। वो कोलकाता से आई थी तब। हम्म, तो मैंने कहा अच्छा दीदी, मैंने गूगल सर्च किया। गूगल पे नियर जो भी सेंटर्स थे मैंने वहाँ पे कॉल किया, उसके बारे में इंक्वायरी की। देन आई वेंट देयर। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराया पहले, ओके। कि सेंस करो एनर्जीज को, मेडिटेशन को एक बार थोड़ा देखो, एक्सपीरियंस करो।
मुझे बहुत मज़ा आया। देन आई वेंट फॉर द कोर्स, मैंने कोर्स किया। कोर्स करके तो मुझे और मज़ा आया। मैंने कहा ये तो बड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, कि ये तो ठीक कर पूरा, सकते हैं। हाँ, साइंटिफिकली भी पूरा आपका बॉडी का पूरा एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो और ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ हैंड मूवमेंट से आप किसी को हील कर दोगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? शुरू में तो बहुत डाउट्स रहते थे। या फिर धीरे धीरे अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। फिर जैसे डॉटर को फीवर हुआ तो उसको हील किया तो रिजल्ट आए। फिर एक बार रात को मेरी डॉटर को बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो गया था पेट में, और कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप इसको मैनेज करो, मैं इसका हीलिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने रात को बैठ के उसकी हीलिंग की, तो वो बस कंफर्टेबली सो गई पूरी रात। उसके बाद वो उठी नहीं। नो मोर वॉमिटिंग, नो मोर लूज मोशंस, नो मोर स्टमक एक। तो देन मॉर्निंग में जैसे ही अपना कंफर्टेबल टाइम हुआ, आई टुक हर टू अ डॉक्टर, और तो उसका फिर 5 डेज का जो कोर्स था वो कराया। ऐसा नहीं है कि हमें मेडिकल हेल्प नहीं लेनी है, या मेडिकल हेल्प कंफर्ट तो लेनी हो है, जाता बट है, हाँ उस टाइम इमरजेंसी में मेरे वो काम तो आई ना कि रात को एटलीस्ट क्योंकि किसी पीसफुली और वो चीज से आराम नहीं हो रहा था सो उसको। तो गई रात को वो बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल। वो पूरी रात डिस्टर्ब तो नहीं हुई। हाँ, तो इन चीजों से फिर मैंने एक्सपीरियंस किए लाइफ में अपने क्योंकि कि हाँ दवाई ये तो आपके चीजें पास काम रात को कर भी रही थी, हैं। दवाई। मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी घर में। हाँ, ओके, तो क्या मेडिसिन करो? नहीं थी, क्या करती फिर उस टाइम पे? हीलिंग की फिर मैंने उसकी। हम्म, तो ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में भी रिजल्ट्स देखे आ रहे हैं, तो समझ पर आया। ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसको आप चैलेंज कहोगे? ये तो है, बट आई एम सेइंग स्कीम ऑफ लाइफ में ये फिर भी एक ठीक-ठाक सी, इतनी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है कि बच्चे के पेट में दर्द हुआ, ठीक है। चैलेंजेस सिचुएशन है तो ये थोड़ा पर्सनल लेवल श्योर, पे श्योर, है, सो विल लेट इट बट बी। ठीक है। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए थे, तो ओके। उनको फिर मेरे को 2-3 साल लगे उन चीज़ों को मैनेज करने में। काफ़ी बहुत सिवियर था वो। इट्स लाइक कि ऐसा लग रहा था सब खत्म हो जाएगा ज़िंदगी में। क्योंकि फिनेंशियल भी हमने बहुत सफ़र किया और हेल्थ वाइज भी बहुत सफ़र किया। तो फिर उन चीज़ों को मैंने होप नहीं छोड़ी, लेकिन बेसिकली फाइट करना नहीं छोड़ा। तो आज मतलब अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें निकलने के बाद ना अब मेरे लिए गोल्डन पीरियड है। तो मैं अब उनको एंजॉय कर पा रही हूँ उन चीज़ों बिल्कुल, को बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब वो एक टाइम पे जाता दिख रहा था इतना ना। वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है फैमिली का, सब चीज़ों का। तो वो चीज़ें तो मतलब वो मेरे प्रेशियस। लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस थे। तो कहीं वो ना कहीं करते मुझे हैं। लगता है परेशानियां तब आती हैं जब हम कोई चीज़ ना भगवान से जिद करके मांगते हैं। चाहिए ही चाहिए, लड़का भगवान कहता है, जा। लड़का चाहिए ही चाहिए मुझे। तो वो जब जिद पे हम कोई चीज़ भगवान से मांगते हैं ना, तो फिर भगवान उसके साथ फिर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देता है कि ठीक है, दे दिया, अब जाओ। यू हैव टू फेस दीज कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। तो इंटरेस्टिंग। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि उसकी रजा में रजा रहो। कोई ना फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए अपने आप को, ये चाहिए ही चाहिए मुझे। बट फोर्स नहीं करो तो फिर अपने सपने कैसे सच करो? होगा। सपने अलग होते हैं, और कोई चीज़ की एक डिमांड एक अलग चीज़ होती है। डिमांड, हम्म, जैसे मुझे आई डिजर्व दिस, हाँ, मुझे ये चाहिए। हाँ, डिमांड नहीं। सपने तो देखने ही चाहिए। ग्रो कैसे करोगे लाइफ में, हाँ। आगे बढ़ोगे कैसे? उसके लिए तो आपका अपना एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपके कर्मा है, वो तो सब, वो तो आप उसके थ्रू आपको मिलेगा ना उसका रिजल्ट। तो बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि लोगों की 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई, लड़के की इच्छा खत्म नहीं हो रही, भगवान से जिद करके मांग मांग के जगह जगह मन्नतें मांग के लड़का चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। दे कीप ऑन ट्राइंग, और फिर फाइनली क्या होता है, वो लड़का कहीं ना कहीं या तो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, वो बच्चा पैदा हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में वो बच्चा आपको इतना परेशान करता है लाइफ में कि उसके आउट ऑफ हैबिट्स वो ठीक नहीं होता। तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं तो फेस करनी पड़ती है ना आपको। तो यूनिवर्स कहता है कि ये मैंने प्लान तो नहीं किया था तुम्हारे प्लान तो लिए, नहीं किया था, बट बट अब अगर तुम तुझे जिद चाहिए कर तो रहे हो। तू, अब मैं क्या करूं फिर। प्राणिक हीलिंग का मेरा ना बहुत छोटा बट सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस है लाइफ का। मेरे डैड को लिवर सिरोसिस हुआ और 3 महीने थे टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड आई वाज ऑल ऑफ 19 एंड a half, राइट? सो यू कैन इमेजिन द वर्ल्ड दैट इट वाज। तो उस वक्त हम मेडिकली वगैरह तो सब कुछ कर रहे थे। एज अ फैमिली हमने डिसीजन लिया कि हम कीमो नहीं कराएंगे, यू नो, नहीं कराएंगे, मतलब नहीं कराएंगे, वट एवर इट इज, लेट हिम पास विद दिस, बट नॉट थ्रू दैट। पेन था, बहुत डिस्कम्फर्ट में थे,
परेशान हो रहे थे. I मुझे याद भी नहीं कि कैसे, बट मुझे somehow I got introduced to प्राणिक healing. Okay. और वो कुछ था, मैं लखनऊ में रहती थी तब, कुछ 1 या 2 दिन का कुछ एक वर्कशॉप था जो कराया, जो जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आई स्लेप्ट थ्रू इट, क्योंकि कोई खास मेमोरीज नहीं, एक प्रैक्टिस याद रही, Okay. one thing that I should be doing, and Papa passed away while me doing that, Okay. and after that I never touched it. So he was in pain. He wasn't. I think वो पेन में बहुत थे, वो दिखाते नहीं थे. तो आप लोगों ने कीमो ना कराने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि दिस इज अबाउट दिस इज द ईयर 2000, तो 25 साल पुरानी बात है, राइट? तो उस टाइम पे जितना भी देखा था वो ये समझ आया था कि यू कांट लिव इवन आफ्टर कीमो. ओके. उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह होती नहीं थी, यू नो, एंड डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि बहुत ही एडवांस स्टेज है. सो कीमो ओनली मेंट कि कुछ दिन से उनकी लाइफ बढ़ जाएगी. एंड देन वी थॉट कि ऐसी लाइफ का फायदा ही क्या है कि वो जो कीमो का पेन है वो तो वो बेयर करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम तो खड़े ही रहेंगे बस. बट ही इज राइट नाउ इन पेन, देन ही विल बी इन मोर पेन. सो हु आर वी डूइंग इट फॉर? यू नो, वी डूइंग इट फॉर कि हमारा सेटिस्फैक्शन हो जाए कि पापा थोड़े और दिन रह लिए हमारे साथ. दैट इज व्हाट वी फेल्ट कि इट्स नॉट वर्थ इट. अब आपको मैं बताती हूँ वो किस रीजन से हुआ ये सब जो आपके साथ हुआ ना. बिकॉज हीलिंग क्या करती है, वो सोल को ना बहुत जल्दी लिफ्ट करने में हेल्प भी करती है, एंड विदाउट सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट. ईज कर देती है. ईज कर देती है और जल्दी रिलीज कर देती है. ये भी चीज़ होती है कि कई बार ना कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं एकदम, या फिर शरीर मोह नहीं छोड़ता चीज़ का, तो वो इजीली रिलीज कर देती हैं फिर उन चीज़ों को. So it would have helped him to go in peace. He went in a lot of peace. Lot of peace. So it was a good sign. It was not a bad sign. Yeah, no, that I have तो a sense. उस केस में यही होता है, या तो बंदा हील हो जाता है या फिर सोल लेफ्ट द बॉडी. Pass, but with. क्योंकि हीलिंग्स में भी ना कई बार कुछ केसेस में समझ आ जाता है, स्कैनिंग के थ्रू या चेक कर लेते हैं हम लोग कि हाँ अब नो अर्थ कॉर्ड इज लेफ्ट, अब बॉडी लीव करने ही वाली है. कितना डिफिकल्ट मोमेंट होता है ना. बताना भी किसी को, बताते हो आप? डिपेंड कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं तब. बिकॉज जो मेरी एक पेशेंट थी, उनकी डॉटर बहुत ज़्यादा अटैच थी अपनी मदर से, तो उसको तो मैंने नहीं बताया था, बिकॉज वो तो लगी हुई थी सेव करने में, किसी तरह सेव करना है सेव करना है सेव करना है. देन लास्ट मोमेंट में इतनी हालत बुरी हो गई थी कि मैंने हॉस्पिटल जाके भी उनकी हीलिंग की थी, बट वो लास्ट में वो अर्थ कॉर्ड आ ही नहीं रही थी हाथ में बिल्कुल, क्योंकि ट्रैवल करती है ना ऊपर की तरफ सोल, तो वो अर्थ से कनेक्शन धीरे धीरे आपका डिस्कनेक्ट होता जाता है. तो वो समझ आ जाता है उस टाइम पे कि नीचे के चक्रास में अब ज़्यादा एनर्जी ही नहीं बची है. वापस नहीं ला सकते थे आप, फिर wasn't meant to be. कुदरत से तो नहीं लड़ सकते ना फिर इतना. जब तक आपने कोशिश की कितना खींच लिया आपने उन चीजों को. ऐसे होता तो हम किसी को जाने ही नहीं देते ना. एक पॉइंट तो आता ही है ना फिर. कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जाने नहीं देता कि ऐसे होता. तो आप क्रिस्टल्स के थ्रू बहुत काम करते हो ना. तो ये चॉइस आपने कैसे बनाई कि व्हाई क्रिस्टल्स? क्रिस्टल से हम लोग हीलिंग्स भी करते हैं. वी यूज क्रिस्टल इन हीलिंग आल्सो. तो मेरे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. बताओ मुझे कैसे होता है, क्या होता है? क्रिस्टल्स बेसिकली अर्थ से निकलते हैं, ठीक है. तो उनमें अपनी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है. उनके अंदर एक कॉन्शियस बीइंग्स होते हैं जो कि आपको सुनते हैं. आप उनको कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हो. और एक डिफरेंट क्रिस्टल में अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, ठीक है ना. तो हम लोग को क्रिस्टल का जब मैंने कोर्स किया तो क्रिस्टल से हीलिंग करना सिखाया हमको. तब देयर इज अ लेजर क्रिस्टल जो क्लियर कॉर्ड्स होता है, जो क्लियर कॉर्ड्स के वो किसी तरह उसका वो पेंसिल शेप में बना के उसको उससे हील करते हैं. तो हीलिंग इज मच फास्टर एंड मच इजियर आल्सो विद क्रिस्टल्स. कोई इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, क्लियर कॉर्ड्स इज अ क्रिस्टल जिसको शेप दी जाती है उस फॉर्म में. उसके फेसेस बना के उसकी पॉइंट बनती है जिससे वो एनर्जी को बहुत तेजी से खींचता है. उसको क्लीन भी बहुत फास्ट करता है. अच्छा.
तो क्रिस्टल से हीलिंग बहुत इजी हो जाती है, बहुत फास्टर भी हो जाती है, तो आपके हैंड्स वगैरह पे इतना कंटेमिनेशन नहीं आता ज़्यादा आपको। वरना तो आ जाता है। वरना आ जाता है कंटेमिनेशन, क्योंकि बहुत सिवियर पेशेंट जब आप हील करते हो तो आता है कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं बॉडी पे, फिर तो वो क्रिस्टल वो कंटेमिनेशन में भी हेल्प करता है कि बॉडी में नहीं आने देता आपकी। ओके। तो बहुत अमेजिंग हीलिंग्स होती हैं क्रिस्टल के साथ तो। मैंने जितना भी देखा है मुझे हमेशा लगता है कि सही है, करेक्ट क्रिस्टल है कि नहीं है, करेक्ट प्योर है क्रिस्टल, कि नहीं हाँ, है। करेक्ट क्रिस्टल आप एक राइट पर्सन के थ्रू ही आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज मैं एक आपको अगर सपोज मुझे कौन सा क्रिस्टल देना है, तो आई हैव टू चेक योर एनर्जीज। मैं चेक करूंगी कि आप अगर आप कोई डिजीज एनर्जी के लिए आए हो मेरे पास कि आप मुझे क्रिस्टल दे दो जो मेरे हेल्प करे इस चीज में, तो आई विल चेक ऑल द एनर्जीज, ऑल योर चक्रास, कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ के चक्रा के लिए ये वाला क्रिस्टल जाएगा तो ब्लॉकेज ओपन करेगा वो, तो उसमें हेल्प करेगा आपको। ऐसा नहीं है क्रिस्टल की बहुत तेजी से काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं, धीरे धीरे आपकी एनर्जीज को अलाइन करते हैं थोड़ा सा। और आजकल जैसे पायरेट का बहुत चल रहा है, पायरेट है, पैसा आएगा पैसा आएगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिस्टल आपको एकदम अचानक से रातों रात पैसा दे देगा। इट्स लाइक कि वो पायरेट विल कीप यू इन एक्शन, वो आपको एक्शन में रखेगा जिससे पैसा आएगा, जिससे आप काम करोगे। आप एक्शन में रहोगे। हाँ, कुछ पायरेट क्रिस्टल, नहीं दे देगा पैसा, बट हाँ, या इट्स लाइक कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपको आपके अंदर करेज डेवलप करेंगे। आपके अंदर फियर बहुत है तो वो करेज को डेवलप करेंगे, आपके सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे एमेथिस्ट है, वो आपके अजना चक्रा, वो अपर चक्रास पे काम करेगा, फोकस को डेवलप करता है, बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है। और ऐसे ही आपके करियर सक्सेस के लिए कुछ क्रिस्टल होते हैं जो ब्लॉकेजेस ओपन करते हैं। सिट्रिन है, वो सक्सेस पे बहुत, करियर पे बहुत काम करता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये क्रिस्टल दिया ब्लू, ये दिस इज फॉर योर कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन अच्छे से करेगा आपका। आप अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर पाओगे। कई लोग बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेस भी करोगे आप, उसको खोलोगे, ओपन होगा आपका थ्रोट। तो बेसिकली अलग अलग लेवल पे क्रिस्टल हैं। सो इसके 2 प्रोसेसेस हुए कि आपके पास जब कोई आता है तो या तो उनको पता होता है कि उनको क्या क्रिस्टल चाहिए और आप हाँ। फिर उसको चैनलाइज कर देते हो कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, बिकॉज आपको सही सोर्स पता होगा, प्योर वाला जो है ना। क्योंकि वो मार्केट में जाके ट्रस्ट नहीं होते, क्योंकि मार्केट में तो जो बैठा है उसको तो बेचना ही है। अगर वो नकली भी बेच रहा है तो वो ये तो ना कहेगा कि मैं नकली बेच रहा हूँ, तो वो तो सही कहेगा। इतना कुछ चल रहा है ना, तो ट्रस्ट ब्रेक हो ही जाता है। बेसिकली हम लोग थोड़ा ये भी चेक कर लेते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी उस क्रिस्टल के साथ है या नहीं है। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट इज मोस्ट और अगर इम्पोर्टेंट। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा चाहिए तो मैं आपको अपना अपना इशू बताऊंगी। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कस्टमाइज। कौन सा, क्या बेसिकली इशू है। एक तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, हम्म एक प्रेशियस स्टोन्स होते हैं सब। जैसे पन्ना है, ये सब हैं आपके, येलो सफायर है, पुखराज एंड ऑल। तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स थोड़े उनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ओके। कि कुछ लोग जो इतना उतना afford हायर नहीं कर एंड सकते। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो दे कैन गो फॉर, अगर किसी को पन्ना, वो सपोज किसी को पुखराज पहनने को बोला है बट वो बहुत हाई एंड पे है, वो नहीं अभी पहन सकता, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आप सिट्रिन पहन लो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सेम है वही। वो काम उतना ही करेगा, लेकिन हाँ उतनी हायर फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करेगा, बट स्टिल काम करेगा वो। पुखराज का जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, बहुत कॉमन है, सालों से चला आ रहा है, हर वक्त आ रहा है। ठीक है, वो अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो वैसे ही नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप क्या ही चॉइस करोगे। ठीक है, सो यू विल से बट आई स्टिल नीड समथिंग, तो चलो आप सिट्रिन पे आ गए। बट अब जैसे होता है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता खोए बार बार, है ना। तो आपने जितने भी पैसे लगाए उसको लेने में भी, आपने ले तो लिया, बट फिर बाद में शायद ये पता चले कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता था, मतलब ये आपने बस दान पात्र में डाल दिया किसी और के बेनिफिट, बट इसमें वो पावर ही नहीं है, राइट। तो आपने जैसे नहीं, हाई ऐसा बोला। कुछ नहीं होता, क्रिस्टल में पावर्स नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। सब क्रिस्टल काम करते हैं, सब में प्रॉपर्टीज हैं अपनी काम करने की, बट यही है किसी में थोड़ी क्षमता कम है, किसी में थोड़ी क्षमता तो ज्यादा वही है। मैं समझने को, जो कम जब आप बोल रहे हो तो उसका हम्म मतलब हुआ कि जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो हम्म शायद धीरे धीरे होगा, शायद थोड़ा हाँ, टाइम ज्यादा हाँ, लगेगा। थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपको पुखराज रिकमेंड किया है, तो थोड़ा टाइम आप उसको सिट्रिन फॉर्म में पहन के ऑब्जर्व करो कि आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू अ हायर वन। फेथ आ जाता है। फिर आपको फेट डेवलप हो जाता है हम्म, उससे। देन यू कैन शिफ्ट टू अ हायर वन। ठीक है, मुझे सूट कर रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, अच्छा, अब मैं थोड़ा इसका हायर वर्जन देखूं।
ब्लैक टर्मलिन इज अ क्रिस्टल और उसकी प्रॉपर्टीज ही यही होती है कि वो आपको साइकिक अटैक्स, कंटामिनेशन, इन चीज़ों से हेल्प करता है। तो अगर वो एनर्जी उसके अंदर गई उस क्रिस्टल के अंदर, हम्म तो हमें नेकेड आई से उसमें कोई फर्क पता चलता है जिससे पता चले कि हाँ इट हैज नहीं, टेकन? मे बी अगर बहुत ज्यादा एनर्जी स्ट्रांग होती है तो या तो वो क्रिस्टल टूट जाएगा। हम्म अगर अदरवाइज आप उसको अगर रेगुलरली क्लीन कर रहे हो, वैसे तो हम उसको सॉल्ट एंड वाटर में डिप करके रखते हैं क्रिस्टल को, ताकि Okay. वो सॉल्ट उसकी ले एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके डिप्लीट करता रहे, एक्सपेल करता हाँ रहे, एक्सपेल उसको करता रहे। क्लीन करता रहे साथ साथ। ओके, और अदरवाइज वंस इन अ वीक हम लोग उसको निकाल के एक बार दोबारा से क्लीन करके कॉन्सिक्रेशन करते हैं उसके अंदर, रीप्रोग्रामिंग, कि पुरानी एनर्जीज को एक बार निकाल सारी के उसको सब निकल जाए। क्लेंजिंग करके अच्छे से फिर दोबारा से उसको लगा दिया। तो ये हुआ एज अ हीलर, बट एज एज एन इंडिविजुअल हम लोग के पास कोई भी क्रिस्टल्स होते हैं तो हमें हाँ, उसे यू क्या कैन करना चाहिए? वेयर ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट है जो, जितने भी जैसे सुलेमानी हकीक है, ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक ऑब्सीडियन, ऑनिक्स, ये सारे आपको प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स होते हैं ये सारे। Okay. तो यू कैन ऑलवेज वेयर देम इन अ ब्रेसलेट फॉर्म, इन अ पेंडेंट फॉर्म, वॉट एवर यू वॉन्ट। यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट एज अ फॉर्म ऑफ पेबल। और फिर उनको, जैसे आप क्लीनिंग बोल रहे थे, उसको कुछ क्लीन, उसको कुछ मेंटेन करना है? क्रिस्टल्स तो सबको ही क्लेंजिंग की जरूरत होती है। कैसे करना चाहिए? क्रिस्टल, देर आर सो मेनी वेज टू क्लीन द क्रिस्टल। एक तो सेलेनाइट की प्लेट आती है, अच्छा, सेलेनाइट के ऊपर अगर आप क्रिस्टल को रख दो तो वो ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग और चार्जिंग हो जाती है उसकी। दिस इज द इजीएस्ट वे कि ओके, अगर आपको कोई एफर्ट नहीं डालना। ओके, अदरवाइज आप घर में इंसेंस स्टिक्स जलाते हो तो यू कैन क्लीन देम विद द बींग्स ऑफ लाइट। उसमें जो धुआं निकलता है उसमें बींग्स ऑफ लाइट्स होते हैं, हाँ, तो हम उनको बींग्स ऑफ लाइट को बोल सकते हैं कि प्लीज क्लीन दिस क्रिस्टल एंड चार्ज दिस क्रिस्टल। और यू कैन डू इट विद द मंत्रा चैंटिंग। आप मंत्रा चैंट करके क्रिस्टल को क्लीन और चार्ज कर सकते हो। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय, जो भी आपको। अच्छा, दैट सिंपल। हाँ, दैट सिंपल। और फुल मून नाइट में बाहर रख दो, मून की एनर्जी से बहुत अच्छी क्लेंजिंग होती है। और अदरवाइज सॉल्ट एंड वाटर में डिप कर दो उसको। सॉल्ट एंड वाटर में डिप कर दो, हाँ, कितनी देर? 4-5 hours या ओवरनाइट। ओके, नेक्स्ट डे you just rinse it with water and then you can wear सो it. रात में डिप कर दिया, सुबह वो एनर्जाइज्ड होगा। हाँ, वो मतलब उसमें जो भी पुरानी गंदी एनर्जीज होंगी वो निकल के वो वॉश होके वो क्लीन हो जाएगा। और फिर उस पानी का क्या करें? थ्रो इट इन द पॉट। ओके, देन फ्लश इट। हाँ, फ्लश इट। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारे वेज हैं, बस यही सब तरीके हैं। सन से कुछ सन से, हाँ, कुछ क्रिस्टल सन में जाते हैं, कुछ का कलर्स एकदम बिल्कुल सन से निकल जाता है। ओके, तो हाँ, यू कैन क्लीन देम विद द सन एनर्जी आल्सो, मून एनर्जी आल्सो। लाइक जस्ट कीप इट इन द सन और अंडर द मून फॉर सम टाइम, वो तो सबसे प्योर है। कुछ सोर्सी, क्रिस्टल्स पानी में नहीं जाते हैं। अच्छा, तो जैसे थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। जैसे पायरेट, नेचुरल पायरेट है, वो पानी में जा नहीं जाता, वो नहीं कलर डालना चाहिए। नहीं, वो फिर उसका कलर भी खराब होता है और वो डिजोल्व भी होता है। सेलेनाइट डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, सेलेनाइट नहीं जाना चाहिए। इसको लक्ष्मी पिरामिड बोलते हैं। लक्ष्मी पिरामिड, ओके। इसमें बेसिकली गोमती, रुद्राक्ष, कोड़ी, रत्ती, देन वी हैव दिस यंत्रा। ऊपर यंत्र है। और ये ऑरेंज बीड्स? ऑरेंज कौन से? ये वाले? ये वाले, ये इसको रत्ती बोलते हैं ना। अच्छा, ये रत्ती है। ये कौड़ी, ये कौड़ी है, कौड़ी हो गई। रुद्राक्ष है, ये गोमती है। और शेल्स हैं नीचे। सो ये किस लिए यूज होता है? टू अट्रैक्ट लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के लिए। सो अगर ये लिया तो इसको अपने ऑरा के आसपास कहीं रख दे। घर में रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, ऑफिस टेबल पे रख सकते हो। और सिर्फ रखना है। अच्छा, इनमें इनका एनर्जाइजिंग एक चीज हो गई, बट जैसे जिसको हम पूजा कहते हैं उस तरह से कुछ करना होता है, कोई रिचुअल फॉलो करना? कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, अदरवाइज इंसेंस स्टिक से आप कर सकते हो क्लीन, चाहो तो। अराउंड दैट, बट अदरवाइज नहीं भी किया तो अगर आपने रखा है तो भी इट्स गुड, क्योंकि पिरामिड फॉर्म में ना एनर्जी बहुत तेजी से आती है। ओके, आई थिंक ये तो सबको ही चाहिए होता है। This is basically rose quartz Ganesh ji. Rose quartz is a crystal for love, peace and harmony. तो ये पूरे रोज क्वार्ट्ज के गणेश जी बने हुए हैं। हाँ, रोज क्वार्ट्ज,
रोज क्वार्ट्ज इज अ सिंबल ऑफ लव बेसिकली. लोग ज्यादातर रिलेशनशिप में जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर रोज क्वार्ट्ज लोग बेटर वो करते तो या हैं. तो पहन लो या पहन लो, बेडरूम में रख दो, तो वो काफी हार्मनी क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप्स में. तो रोज क्वार्ट्ज पे गणेश होने का कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है? ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. बस रोज क्वार्ट्ज में कोई भी हाँ हाँ मैनिफेस्टेशन हो सकता है. हाँ. तो गणेश होना इज नॉट सो सिग्निफिकेंट. इट्स लाइक कि थोड़ा और प्योर और फॉर्म प्योर हो हो गया. जाएगा, गणेश हाँ. एनर्जी भी हो जाएगी. ये एमेथिस्ट का जियोड है. So beautiful. इतना बड़ा is तो आज so मैंने heavy. पहली बार देखा. Oh. एमेथिस्ट में वैसे तो असेसरी ज्वेलरी फॉर्म में भी आता है बहुत. हम्म. ब्रेसलेट पहन सकते हो, पेंडेंट्स हैं, पिरामिड शेप में भी आते हैं बहुत. मैंने छोटा ही देखा है. दीज आर जियोड्स. ओके. इनको जियोड्स बोलते हैं. लाइक द ओरिजिनल. ये एज इट इज निकला. अर्थ से निकले होते हैं पूरे. So beautiful. ये किस लिए यूज करना चाहिए? ये बेसिकली हायर चक्रास के लिए होता है. So एनर्जी अलाइनमेंट. एनर्जी. एनर्जी अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. ओवरऑल स्पेस की एनर्जी को बहुत अलाइन रखता है ये. तो इसको तो पहनना ही चाहिए. हाँ, पहन भी सकते हैं. बट रख भी सकते हैं. हाँ. Either way. आजकल मतलब मैंने तो बहुत देखा है. जब मैं लास्ट ईयर वियतनाम ट्रैवल की थी तो वहाँ पे हमने जिस रिजॉर्ट में स्टे लिया था तो उनकी तो एंट्रेंस पे इतना बड़ा जियोड था. तो एवरी होटल इंडस्ट्री में आजकल आप कहीं रिजॉर्ट्स चले जाओ तो ये जियोड्स तो वहाँ पर एज अ डेकोरेशन फॉर्म. हाँ, एज अ डेकोरेशन और एंट्री पे काफी देखने को मिलते हैं अब. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसे हमको लगता है कि हमने रख दिया और उससे हो जाएगा. फिर मुझे एक डाउट आता है कि जैसे पब्लिक स्पेसेस हैं, अब कितनी मल्टीपल एनर्जीज होती हैं वहाँ पे. मैंने तो अपनी एनर्जीज के हिसाब से या अपनी नीड के हिसाब से रखा, बट कितने तरह के लोग आते हैं, उससे होता है तो वो ले लेता है बेसिकली. वो उस ऑरा को क्लीन करता रहता है. स्पेस की क्लेंजिंग करता रहता है अपने आप ही. डजंट गेट अफेक्टेड. वो क्रिस्टल इफेक्ट नहीं होगा. नहीं, इतना स्ट्रांग है ना क्रिस्टल, तो फिर इफेक्ट नहीं होगा इतना इजीली. डाउन. कीप स्टिकिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच लोगों को इतनी अवेयरनेस देने के लिए तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू. इट्स अ वेरी सेल्फिश एक्ट. मैं तो खुद अवेयर हो रही हूँ. मैं तो लाइक इतना सब कुछ मैंने सीख लिया. आई डिड नॉट नो अबाउट इट एट ऑल. लाइक फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, फ्रॉम समबडी हु प्रैक्टिसेस दिस लाइफ डे इन एंड आउट. समझ लिया, शेयर भी कर देंगे. Thank you so much. Thank you very much. Very, very informative. And I think this is the start of my crystal journey. Yeah, sure. Thank you very much. So whether it's through crystals या फिर एक हीलर अपनी किसी मोडालिटी से हमें हील करे या हम सेल्फ हील करें, it's obvious that healing happens. Healing can happen. हम में से कोई भी healing करवा सकता है. But obviously the trust with the healer has to happen. And उसके लिए अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें कि हीलिंग क्या होती है, एनर्जीज क्या होते हैं, क्या हील होता है, क्या कार्मिक हीलिंग होती है, क्या जनरेशनल ट्रॉमा होता है, then of course I think we are just more informed. And अगर क्योंकि हो सकता है जैसे कि इन्होंने बोला कि हो सकता है वर्क ना करे, but sometimes we're not prepared to go through the whole thing. And as you heard the whole explanation, so I hope that makes sense. और बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टी डायमेंशंस पे काम करता है, वी हैव ऑल्सो बीन वेरी लकी टू हैव सम वेरी वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस ऑन द पॉडकास्ट इटसेल्फ. यू मस्ट लिसन टू सुजाता मलिक, हु इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर. शी प्रैक्टिसेस वेरियस मोडालिटीज और उन्होंने खास करके बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशन करी थी कि डू वी चूज आवर पेरेंट्स एज आवर सोलमेट्स. डू चिल्ड्रन चूज देयर पेरेंट्स. हमने कई बार सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चूज करते हैं, बट दिस वाज द अदर वे अराउंड, दैट डू वी चूज आवर पेरेंट्स, एंड मच मच मोर. सो यू मस्ट लिसन टू दैट. द अदर कॉन्वर्सेशन विच इज इन लाइन with this topic is of Radhika Iyer. She runs Anahata in Baroda, and she talks about why suffering is necessary. हमें किसी ना किसी तरह की परेशानी होना क्यों ज़रूरी है. सो वो खुद 2 बार कैंसर से निकली हैं और अब पूरी तरह से इसी फील्ड में काम करती हैं, हीलिंग के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और सेवरल अदर प्रैक्टिसेस के थ्रू लाइफ को अंडरस्टैंड करना और
हम सबके साथ में शेयर करना. एंड थर्ड वेरी वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन is with Fakira. Fakira is not a spiritual healer, but she's a spiritual seeker. एक बहुत ही बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी के बाद उनकी स्पिरिचुअल डेप्थ और बढ़ गई है. इस कॉन्वर्सेशन में हमने डेथ को ऑलमोस्ट टच किया है और फील किया है. डेथ के बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ के एक्सपीरियंसेस पे बात हुई है. और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनकी सोल जर्नी और उनका सिलेक्शन फॉर द लाइफ अहेड पे बहुत सारी बातें हुई हैं. सो आई होप यू एंजॉय इट. कीप फ्लोटिंग विद द फिश.